India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं ज़ारा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीतापुर केस में मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त अंतरिम जमानत, सबूत नहीं मिटाने और ट्वीट नहीं करने की शर्त पर बेल। दिल्ली में भी है केस, रहना पड़ेगा अभी जेल में। सुप्रीम कोर्ट ने एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर लगाई रोक। चैनल ने कहा ट्रेनी ने बयान एडिट किया, न्यूज एजेंसी से मिला था राहुल का बयान। नाबालिग से यौन संबंध फिर शादी से इनकार करने के आरोप में मुस्लिम व्यक्ति को राहत नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में नरमी की दलील को किया खारिज। आरोपी ने कहा था मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत बालिग थी लड़की। 11 साल की बच्ची की मौत पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का सख्त रुख, कहा हमलावर के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाया गया। पुलिसिया ढील पर डीजीपी को पेश होने का निर्देश। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मुकदमे में जुबैर को अंतरिम जमानत मिल गई। अदालत ने जुबैर को इस शर्त पर बेल दी है कि वे मामले से जुड़ा कोई ट्वीट नहीं करेंगे और कोर्ट ने यह भी कहा कि जुबैर ना तो बेंगलुरु और ना ही कहीं और इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिटाने की कोशिश करेंगे। अदालत का अंतरिम आदेश केवल सीतापुर वाले मुकदमे पर आया है और इसका दिल्ली वाले केस से कोई लेना देना नहीं है, मतलब जुबैर रिहा नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जुबैर के खिलाफ दिल्ली में भी एफआईआर दर्ज है। जुबैर को दिल्ली आकर सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को विवादास्पद ट्वीट पर दर्ज एफआईआर रद्द मामले में 5 दिन की अंतरिम जमानत दी है। जुबैर ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर 3 हिंदू संतों को नफरत फैलाने वाले कहा था। इसके खिलाफ यूपी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसी के खिलाफ जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की खंडपीठ ने कहा कि राहत इस शर्त पर दी गई है कि जुबैर दिल्ली की अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे और कोई ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे। अंतरिम जमानत सीतापुर की 1 जून 2022 की प्राथमिकी के संबंध में है और याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी अन्य प्राथमिकी के संबंध में नहीं है। याचिकाकर्ता अपने आवास बेंगलौर में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। पीठ ने ये भी स्पष्ट किया कि प्राथमिकी में जांच पर रोक नहीं लगाई गई है। अदालत प्राथमिकी रद्द करने से इलाहाबाद हाई कोर्ट के इनकार को चुनौती देते हुए जुबैर द्वारा पसंद की गई एसएलपी पर विचार कर रही थी। जुबैर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क दिया कि कथित अपराध इसलिए नहीं बनता क्योंकि जुबैर ने केवल धार्मिक संतों द्वारा किए गए अभद्र भाषा के खिलाफ आवाज उठाई और खुद इस तरह के कृत्य में शामिल नहीं हुए। याचिका में ये तर्क दिया गया है कि जुबैर को परेशान करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। उसी में आरोप झूठे और निराधार हैं और इसके खिलाफ आईपीसी की धारा 295A और आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अपराध नहीं बनता। याचिका में ये भी कहा गया है कि एफआईआर में इस अपराध को शामिल करने से पता चलता है कि राज्य ने याचिकाकर्ता के खिलाफ कितनी मनमानी, द्वेषपूर्ण और मनमानी तरीके से कार्रवाई की है। हालांकि जांच अधिकारी की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने तर्क दिया कि किसी धार्मिक संत को सार्वजनिक रूप से नफरत फैलाने वाला कहने के कृत्य से एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और हिंसा भड़काने की क्षमता है और इस प्रकार कथित अपराध प्रथम दृष्टया बनता है।
यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया है कि ये जुबैर के एक ट्वीट के बारे में नहीं है, बल्कि सवाल ये है कि क्या वह एक ऐसे सिंडिकेट का हिस्सा है जो देश को अस्थिर करने के इरादे से नियमित रूप से ऐसे ट्वीट पोस्ट कर रहा है। जुबैर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में है, जिसने उस पर धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए मामला दर्ज किया है। ये मामला 2018 में उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट पर आधारित था। इस ट्वीट में 1980 के दशक की एक फिल्म किसी से न कहना का स्क्रीनशॉट था। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्देश दिया कि जी हिंदुस्तान के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ एक झूठी समाचार रिपोर्ट पर उनके खिलाफ दर्ज मामलों के संबंध में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। रोहित ने एक शो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान को गलत संदर्भ में चला दिया था, जिसके बाद अब कांग्रेस ने आपत्ति जताई तो उन्हें माफी मांगनी पड़ी। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जहां जहां भी एफआईआर हुई है उस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। रोहित रंजन के खिलाफ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मामला दर्ज हुआ है और इस मामले पर उन बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है जिन्होंने इस वीडियो को शेयर करते हुए राहुल गांधी को घेरा था। इस मामले को लेकर कांग्रेस माफी से नहीं मानी और छत्तीसगढ़ में रोहित रंजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उनके गाजियाबाद स्थित घर पहुंच गई, जहां यूपी पुलिस के साथ जमकर तकरार हुई। आखिरकार रंजन को नोएडा पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। छत्तीसगढ़ पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में नाकाम रही। बाद में नोएडा पुलिस ने उन्हें बेल पर रिहा कर दिया। इसी बीच रोहित रंजन गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से उन्हें राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में रंजन के खिलाफ दायर कई एफआईआर को एक साथ मिलाने, रद्द करने और गिरफ्तारी के खिलाफ सुरक्षा की मांग की गई थी। यहां तर्क दिया गया था कि चैनल को एक तृतीय पक्ष न्यूज एजेंसी ANI से एक वीडियो प्राप्त हुआ था, जिसे एक ट्रेनी ने एडिट किया था, जिसके कारण शो में गलती हुई। जब चैनल को इसका एहसास हुआ तो उसने शो वापस ले लिया और खेद भी व्यक्त किया। शिवसेना के जनरल सेक्रेटरी सुभाष देसाई ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में आमंत्रित करने के महाराष्ट्र के राज्यपाल के फैसले की आलोचना करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसी के तहत राज्य की विधानसभा की आगे की कार्रवाई को अवैध कहते हुए चुनौती दी। सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने बागी विधायकों को जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ एकनाथ शिंदे की याचिका के साथ मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस JK माहेश्वरी की अवकाश पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया। याचिका में सुनील प्रभु द्वारा दायर याचिका उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले समूह द्वारा नियुक्त विहिप एकनाथ शिंदे गुट द्वारा नामित विहिप को मान्यता देने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष की कार्रवाई और अन्य संबंधित मामलों को चुनौती देता है। पीठ ने मामले को इस स्थिति पर उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। देसाई द्वारा दायर वर्तमान याचिका में दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी और असंवैधानिक है। याचिका में तर्क दिया गया है कि संविधान 10वीं अनुसूची के तहत एक राजनीतिक दल के बागी विधायकों की मान्यता को प्रतिबंधित करता है। उसने इस बात पर जोर दिया कि बागी विधायकों का किसी अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हुआ या उन्होंने एक नया राजनीतिक दल नहीं बनाया। याचिका में उल्लेख किया गया है कि पार्टी के कुछ सदस्यों ने संविधान के अनुच्छेद 179C के तहत स्पीकर राहुल नार्वेकर को हटाने के लिए पहले ही प्रमुख सचिव को लिखित पत्र सौंप दिया है। इसलिए ये तर्क देता है ये न्याय के हित में होगा कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग करते हुए अयोग्यता याचिकाओं का फैसला करे। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा 2021 के संबंध में 3 उम्मीदवारों को राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों का ऐसा कोई अधिकार नहीं है जो उनके पक्ष में निहित हो, जिसके कारण उन्हें दाखिला मिल सके। उम्मीदवारों को तकनीकी खराबी के कारण गलती से सफल घोषित कर दिया गया था। अदालत जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन करने वाले 3 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि बेशक सभी याचिकाकर्ताओं को पहले दौर की काउंसलिंग में सफल उम्मीदवार घोषित कर दिया गया और उक्त कॉलेज में प्रवेश के लिए चुना गया और उन सभी को एक आवंटन पत्र भी जारी किया। याचिकाकर्ताओं ने शैक्षणिक शुल्क जमा करके एडमिशन प्रक्रिया को विधिवत पूरा किया। हालांकि 16 मार्च 2022 को जामिया के लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी द्वारा यूजी 2021 काउंसलिंग के राउंड 1 और राउंड 2 में किए गए एडमिशन को उनके सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ के कारण शून्य घोषित करते हुए एक नोटिस दिया गया था।
इसके अनुसरण में कॉलेज में 17 मार्च 2022 के नोटिस के माध्यम से गलत तरीके से किए गए प्रवेश को भी रद्द कर दिया गया। इसीलिए याचिका में 2 नोटिसों को रद्द करने की मांग की गई और मामले को लंबित रहने तक अनंतिम आवंटन पत्रों के माध्यम से उन्हें आवंटित बीडीएस पाठ्यक्रम में उनकी सीटों को बंद करने का निर्देश भी मांगा। याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि तकनीकी गड़बड़ी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप सीटों का गलत आवंटन हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता लाभार्थी थे। कोर्ट ने पाया कि नोटिस ने याचिकाकर्ताओं के किसी भी निहित अधिकार या मूल अधिकारों को नहीं छीना है और ये केवल एक त्रुटि को ठीक करने के लिए उठाया गया कदम था, जिससे उनके पक्ष में एक अनुचित लाभ अर्जित हुआ था। ये जोड़ा गया कि वह याचिकाकर्ताओं के निहित या मूल अधिकार से वंचित करने की राशि नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम व्यक्ति के इस तर्क को खारिज कर दिया कि उस पर पॉक्सो अधिनियम के तहत आरोप नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसने कथित तौर पर यौन संबंध स्थापित किए वह युवावस्था प्राप्त कर चुकी थी और इसीलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार बालिग थी। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा कि पॉक्सो अधिनियम प्रथागत कानून विशिष्ट नहीं है और बच्चों को यौन शोषण से बचाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। अदालत ने कहा है कि अधिनियम का उद्देश्य बच्चों की कोमल उम्र को सुरक्षित करना और ये सुनिश्चित करना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो और उनका बचपन और युवावस्था शोषण से सुरक्षित रहे। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, उपरोक्त कारणों से मैं याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज करता हूं कि मुस्लिम कानून के अनुसार जब भी पीड़िता यौन की आयु प्राप्त कर चुकी हो, पॉक्सो अधिनियम की कठोरता लागू नहीं होगी। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की के घर गया था और उसके माता पिता से शादी की गुहार लगाई। माता पिता इस शर्त पर सहमत हुए कि लड़की की 12वीं कक्षा की परीक्षा पास करने के बाद ही शादी होगी। लड़की के परिवार ने उस व्यक्ति को 10 लाख की राशि के साथ कई उपहार भी दिए। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि उस व्यक्ति ने 16 साल और 5 महीने की लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित किए, लेकिन बाद में उससे शादी करने से इनकार कर दिया। वकील की बात सुनने के बाद कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट को बाल पीड़ितों को जल्द से जल्द अंतरिम मुआवजा देने के लिए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और इसके लिए आवेदन दायर करने की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। जस्टिस जसमीत सिंह कई याचिकाओं पर विचार कर रहे थे और इसमें पहले की पीठ ने पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने के उद्देश्य से DSLSA को यौन अपराधों से संबंधित प्राथमिकी की आपूर्ति की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की मांग की थी। अदालत को अवगत कराया गया कि जब अंतरिम मुआवजे के लिए विशेष अदालत के समक्ष आवेदन दायर किए जाते हैं तो उसमें कोई भी प्रभावी आदेश पारित होने से पहले 2 से 3 सुनवाई होती हैं। अदालत ने आदेश दिया कि विशेष अदालत को अंतरिम मुआवजे के लिए एक आदेश पारित करने से पहले एक बाल पीड़ित द्वारा आवेदन दायर करने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है और अंतरिम मुआवजे के अनुदान के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई शुरू करनी चाहिए। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि विशेष अदालतें पीड़ितों को दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के तहत आवेदन करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित करें जब मामला उनके सामने सुनवाई के लिए आता है। कोर्ट ने पॉक्सो के नियम 9(1) के उल्लेख किया, जो ये प्रावधान करता है कि विशेष न्यायालय उपयुक्त मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद किसी भी स्तर पर राहत या पुनर्वास के लिए स्वयं या बच्चे द्वारा या उसकी ओर से दायर एक आवेदन पर बच्चे की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतरिम मुआवजे के लिए एक आदेश पारित कर सकता है। इस तरह का अंतिम मुआवजा यदि कोई हो के खिलाफ समायोज्य है। अदालत ने कहा कि विशेष अदालत को प्राथमिकी मूल्यांकन रिपोर्ट पर भरोसा करना चाहिए, जो प्राथमिकी दर्ज होने पर 24 घंटे के भीतर दायर की जानी है। कोर्ट ने कहा कि मामले में दायर की गई स्टेटस रिपोर्ट जिला न्यायाधीशों को भेजी जाए और 4 सप्ताह के भीतर एक और स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाए, जिसमें न्यायाधीशों से 2 सप्ताह की अवधि के भीतर अपने विचार देने का अनुरोध किया जाए। मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख द्वारा डिफॉल्ट जमानत की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने देशमुख के सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे के इसी तरह की याचिकाओं पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष न्यायाधीश SH गवालानी ने लंबी चौड़ी दलील सुनने के बाद कहा कि 11 जुलाई सोमवार को सुबह 11 बजे आदेश पारित किया जाएगा। देशमुख और उनके सहयोगियों पर 2019 और 21 के बीच कथित भ्रष्टाचार के आरोप में जांच की जा रही है। अधिवक्ता डॉक्टर जयश्री पाटिल की एक शिकायत की प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर सीबीआई ने देशमुख और अन्य अज्ञात लोगों पर आरोप लगाया था।
मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में 5 अप्रैल 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा इस आशय का निर्देश जारी करने के बाद जांच शुरू की गई थी। एक जांच के बाद देशमुख को प्राथमिकी में नामित किया गया था। निजी सचिव संजीव पलांडे, निजी सहायक कुंदन शिंदे के साथ और मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वेस को बर्खास्त कर दिया गया था, जिनके नाम बाद में जोड़े गए थे। देशमुख और अन्य को पहली बार नवंबर 2021 में प्रवर्तन निदेशालय ने इसी मामले में गिरफ्तार किया था, लेकिन धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह में सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें सीबीआई ने 16 अप्रैल तक हिरासत में रखा था। जब उन्हें न्यायिक हिरासत में स्थानांतरित कर दिया गया था, उन्होंने डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन दिया और ये दावा करते हुए कहा कि एजेंसी की चार्जशीट अधूरी थी और जांच पूरी नहीं हुई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने लापता 11 वर्षीय लड़की के मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच के लिए गंभीर संज्ञान लिया। लड़की की हत्या कर दी गई थी। इस संदर्भ में जस्टिस रोहित आर्य और जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की बेंच ने पुलिस महानिरीक्षक को 8 जुलाई को पेश होने के लिए तलब किया, जिसमें कहा गया कि उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति पर आक्रामक के खिलाफ जनता की सुरक्षा गंभीर रूप से खतरे में है। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि हम राज्य में विशेष रूप से गुना जिले में पुलिस बल के कामकाज पर कड़ी आपत्ति जताते हैं, जो इस मामले के तथ्यों से संबंधित हैं। अदालत 2017 में लापता लड़की के पिता द्वारा नाबालिग के बचाव के लिए हस्तक्षेप करने की मांग करने वाले एक मामले की सुनवाई कर रही थी। हालांकि बेंच ने कहा कि उसके बार-बार के आदेशों के बावजूद पुलिस बल की बेरुखी स्पष्ट थी। इसने बताया कि 3 विषय जांच टीमों के गठन के बावजूद लड़की नहीं मिली थी। दरअसल आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि सोनू कलावत नाम के एक व्यक्ति ने खुलासा किया था कि उसने बच्ची को मार डाला और उसके साथ बलात्कार किया और उसके शव को दफना दिया, लेकिन उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अदालत ने पुलिस द्वारा दायर उन रिपोर्टों पर भी बुरा रुख अपनाया जिसमें कहा गया था कि लापता लड़की की मौत की जानकारी होने के बावजूद उसकी तलाश की जा रही है। अंतिम हलफनामा खंडपीठ ने कहा, हमलावर के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। कोर्ट ने कहा कि पुलिस महानिदेशक ने 2020 से बार-बार आदेश देने के बावजूद चुप्पी बनाए रखी। इसमें कहा गया है कि पुलिस बल द्वारा निष्क्रियता की शिकायतों के विभिन्न न्यायालयों में अदालत का ध्यान में लाया गया था। वहीं केरल हाईकोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि एक पुरुष के खिलाफ बलात्कार के आरोप केवल इसलिए नहीं लगाए जा सकते हैं कि क्योंकि उसके और एक महिला के बीच संबंध समय के साथ खराब हो गए थे। कोर्ट ने उन्हीं टिप्पणियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में केंद्र सरकार के वकील द्वारा दायर जमानत याचिका में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि रिश्ता समय के साथ विकसित होता है और आजकल युवाओं का रोमांटिक रिश्ते पर एक अलग दृष्टिकोण है, लेकिन ये तथ्य कि ये रिश्ता नहीं चल रहा है बलात्कार के अपराध को आकर्षित नहीं करेगा। बाद में रिश्ते में खटास आने को बलात्कार नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर रिश्तों में इस बदलाव के कारण उन जोड़ों के टूटने और दूसरों से शादी करने के बाद बलात्कार के आरोपों की संख्या बढ़ रही है, हालांकि इसका हमेशा से ये अर्थ नहीं होता है कि किसी एक साथी को शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया था। न्यायाधीश ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या शादी के वादे पर संभोग के लिए सहमति प्राप्त की गई थी। अदालत राज्य के केंद्र सरकार के वकील एडवोकेट नवनीत एन नाथ द्वारा दायर एक जमानत याचिका पर फैसला सुना रही थी, जिसे पिछले महीने एक सहयोगी द्वारा यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराने के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में फैसला कल सुनाया जाएगा। आरोप यह था कि वास्तविक शिकायतकर्ता 4 साल से सीजीसी के साथ रिश्ते में था, लेकिन बाद में उसने दूसरी महिला से शादी करने का फैसला किया। एक होटल में मंगेतर से मिलने के महिला को जब इस बारे में पता चला तो उसने कथित तौर पर आत्महत्या करने की कोशिश की। अब क्योंकि ये मामला एक जोड़े के बीच पैदा हुआ था जो 4 साल से अधिक रिश्ते में था, अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता का मामला प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एफआईएस में इस बात का कोई संकेत नहीं था कि महिला केवल इस विश्वास के साथ सेक्स करती है कि वह उससे शादी करने जा रहा है। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंड अप में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.